हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फौजी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी जो कि ओ माय सीनियर का नेक्स्ट पार्ट है। तो पिछले पार्ट में जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, विंग जो कि कहीं गया था और वहाँ से वापस भी आ चुका था। वहीं वांग जी की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी हुई है और विंग को अपनों से ही बहुत ही ज़्यादा धोखा मिला था। ये दो सोल जो कि बहुत ही तन्हा थे, बहुत ही अकेले थे। अब आगे इस विंग जो कि उठ चुका हुआ होता है, उसके आंसू जो कि रात भर गिरे थे वो सूख चुके हुए होते हैं और सूख कर उनके निशान विंग के फेस पे आ चुके होते हैं। विंग जो कि उठता है और अपने फेस को मिरर में देखता है। उसके वो निशान को देखकर एक छोटी सी दर्द भरी स्माइल करता है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है, खुद को फ्रेश करता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। वो बिना किसी अपने घर वालों से बात किए हुए या ब्रेकफास्ट किए सीधे घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर आते ही वो जो कि अपने फ़ोन से लगातार वांग जी को कॉल लगाना शुरू कर चुका था, लेकिन वांग जी जो कि कॉल को रिसीव ही नहीं कर रहा होता है। विक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि 2 दिन हो चुके हुए थे और वो वांग जी से बात ही नहीं कर पाया था। लगभग तो उसे 4 दिन हो चुके हैं क्योंकि वो 2 दिन के लिए बाहर गया होता है। तब से उसका वांग जी से कोई कांटेक्ट ही नहीं था और अभी वांग जी से कांटेक्ट ना होने की वजह से विंग हद से ज़्यादा परेशान था। वो जल्द से जल्द कॉलेज जाना चाहता था ताकि वांग जी से उसका कांटेक्ट हो सके। कुछ ही देर में विंग जो कि कॉलेज पहुंच चुका था। कॉलेज आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से बस वांग जी के आने का वेट कर रहा होता है और वो बस गेट पे ही खड़ा हुआ होता है। धीरे धीरे स्टूडेंट आना स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन उनमें वांग जी कहीं नहीं था। वो इंतज़ार करते जा रहा था। देखते ही देखते शुफई और शुयांग वो दोनों भी आ चुके होते हैं। वही शुयांग जो कि विंग को देखता है कि वो गेट पे खड़ा होता है, वो जो कि साइड से जाने लगता है विंग को क्रॉस करते हुए, लेकिन विंग वो लोगों के सामने आ जाता है और वांग जी यानी कि शुयांग के सामने खड़ा होते हुए उससे पूछने लगता है कि वांग जी कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो प्लीज़? मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि वांग जी कहाँ है और वो कॉलेज क्यों नहीं आया? शुयांग जो कि एक नज़र विंग को देखता है, लेकिन वो विंग से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसे कुछ कहने का मन था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, अपने मुट्ठी बीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। हम शुफई को देखते हैं, शुफई भी वहाँ से मुंह फेर के जा चुका होता है। तभी वहाँ पे विंग के बेस्ट फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जिनमें नी हुसैन और शाओ चैन वो दोनों भी थे। वो दोनों भी आ चुके होते हैं। देखते देखते सारे बच्चे आ चुके थे। विंग जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासरूम में बैठा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान वांग जी पे था। वांग जी क्यों नहीं उसका फ़ोन कॉल कर रहा है। विंग जो कि बिल्कुल भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। टीचर जो कि कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं विंग से, मगर विंग कोई जवाब नहीं देने की वजह से टीचर विंग को आवाज़ देते हुए कहते हैं, वी हुसैन क्या हुआ है तुम्हें? तुम अच्छे से क्लास पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। विंग जो कि हड़बड़ा कर उठ जाता है, कहते यस सर। वांग के बाद टीचर जो कि वांग जी या सॉरी यार विंग से क्वेश्चन करते हैं। विंग जो कि उनका आंसर दे देता है। विंग भले ही उस क्वेश्चन को पढ़ा ना हो टीचर से, लेकिन वो पहले ही प्रिपेयर सब चीज़ करके रखता है, जिसके कारण उसे उसका आंसर आता था और वो फटाफट जवाब दे देता है। टीचर जो कि हमें सर हिलाते हुए उसे क्लास में ध्यान देने को बोलते हैं। विंग भी अपना सर हिलाकर बैठ चुका था। उसके दोस्त जो कि नोट कर रहे थे कि वहाँ विंग काफ़ी हद तक परेशान है, लेकिन अभी क्लास होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं पूछते हैं। बाहर आने के बाद जब विंग से उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन विंग उसे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसका वांग जी से बात ही नहीं हो रहा है और वो बहुत परेशान हो चुका था। इसी वजह से उसे किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो जो कि वहीं पे अपने दोस्तों को छोड़कर चला जाता है बिना कुछ बोले हुए। न्यूज़ है चाओ शिनचैन तो बस देखते ही रह जाते हैं कि आखिर विंग को क्या हुआ है, क्या परेशानी है, ये लड़का हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा है। वो लोग जो कि विंग के लिए काफ़ी हद तक परेशान हो चुके होते हैं। नी हुसैन जो कि वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसको कुछ कॉल आ गया था काम से, तो वो जा रहा होता है और बालकनी यानी सॉरी कॉरिडोर से निकलते हुए काफ़ी तेज़ी से वो जा रहा था और कॉल पे था, जिसके कारण वो आगे के आने वाले पर्सन को ध्यान नहीं दे पाता है और दोनों टकरा जाते हैं। वांग जी सॉरी यार
न्यूज़ है जो कि उसके कमर में हाथ डालकर उसे कैच कर लेता है। वो लड़का जो कि नीचे गिरने वाला था लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो जब फील करता है कि वो नीचे नहीं गिरा है तो वो धीरे से अपनी आंखें को खोल कर देखता है। उसकी नज़रें न्यूज़ से टकराती हैं, दोनों ही एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। पहली बार उसके दिल में हलचल हुआ था, उसका दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा होता है अपने न्यूज़न को अपने इतने क्लोज देखकर, और वो बस पूरी तरह से खो चुका होता है। वही न्यूज़न वो जो कि वो खुद उस लड़के को बस पूरी तरह से देखने में खो चुका होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, दोनों की हार्ट बीट काफ़ी हद तक फास्ट हो रखी हुई थी है, और दोनों को फील भी हो रहा होता है कि वो एक दूसरे से को फील कर रहे हैं। तभी वहाँ पे न्यूज़न होश में आता है और वो सीधा उस लड़के को खड़ा करते हुए कहता है कि तुम देख के चलो, और वो वहाँ से तेज़ी में निकल जाता है क्योंकि उसका पूरा चीक विक रेड हो रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक उस लड़के को पसंद करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि शुफई था। शुफई जो कि अपने दिल पे हाथ रख लेता है। पहली बार उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी थी। ऐसा तो उसको कभी विंग से मिलकर भी नहीं हुआ था कि क्या वो विंग को नहीं इसे पसंद करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सीनियर वे को पसंद करता है, हाँ, सिर्फ वो सीनियर वे को पसंद करता है, और वो जो कि अपना सीरियल लाते हुए वहाँ से जा चुका होता है। आज का पूरा दिन शुफई का ऐसा ही निकल जाता है न्यूज़न के बारे में सोचते सोचते। वही हम विंग को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है वांगजी के बारे में सोचते सोचते। न जाने वो कितने कॉल्स कर चुका होता है, अगर सही मामले में सोच लिया जाए तो 1000 से ऊपर ही, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा होता है। ऊपर से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो न्यूज़न से यानी कि वांगजी से कैसे कनेक्ट करे। उसका भाई, कजिन, ब्रदर, वो लोग भी तो उसे कोई कांटेक्ट यानी कि कोई बता ही नहीं रहे हैं वांगजी के बारे में। भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, ऊपर से अपने घर वालों की रुखी बिहेवियर की वजह से वो भी यानी कि उससे भी काफ़ी हद तक परेशान था। आज का दिन उन लोगों का ऐसा ही निकल चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज पूरे 5 दिन हो चुके रहते हैं विंग को वांगजी से दूर हुए, और वहीं वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो कि वो भी 3 दिन उसको हो चुके हैं, उसको भी समझ तो 5 दिन हो ही चुके हैं विंग से दूर हुए। वो जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ होता है, अभी भी उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे होते हैं। उसका फेस पूरी तरह से पेल हो चुका था। तभी उसके गेट पे नॉक की आवाज़ आती है। वांगजी जो कि गेट की तरफ देखता है और वो उठकर उसे ओपन करता है। तभी गेट पे कोई और नहीं, उसकी मदर थी, जिनके हाथ में एक प्लेट था और उनमें कुछ खाने की चीज़ें थी। वो वांगजी को पकड़ाते हुए कहते हैं, लो खा लो, और वो सीधे चली जाती हैं बिना कुछ बोले वांगजी को। वांगजी जो कि एक स्माइल करता है बहुत ही दर्द भरी, और वो उस खाने को देखता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो उसे खाए भी, इसलिए वो उसे साइड में टेबल पे रख देता है और जाके फिर से बेड पे गिर चुका होता है बेजान लाश की तरह। और बस फिर से उसका आंसू गिरना शुरू हो चुका होता है। वो बस एक ही शख्स को याद किए जा रहा होता है, वी वी गगा, आप कहाँ हो? प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चल, वरना मैं मर जाऊँगा यहाँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वांगजी उसके ज़बान पे बस एक ही नाम था, विंग का, और बस वो चाहता था कि विंग उसे यहाँ से ले जाए कहीं दूर, ऐसी जगह जहाँ ये जालिम लोग उसे ढूंढ ना पाए, और वो बस विंग के साथ कहीं छुप जाए। वो बस यही चाहता था, और वो बस विंग को याद कर कर बेतहाशा फिर से रोने लगा होता है। वो अपने मुंह को पूरी तकिया में घुसेड़ चुका था ताकि उसकी आवाज़ें बाहर न निकले, और वो बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा था। इनका वांगजी का दिन जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से बीत रहा होता है। वही हम विंग को देखते हैं जो कि सुबह में उठकर जैसे ही वो नीचे आता है तो वो देखता है कुछ लोग जो कि घर पर आए हुए होते हैं। विंग उन्हें देखकर मुड़कर जाने वाला था, तभी मैडम यूँ कहती है, वेट इधर आओ, ये देखो कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि तुम आकर उन्हें हाय बोलो और उन्हें छोड़कर सीधे जा रहे हो। वी बिना कुछ बोले आता है उनके पास और हेलो बोल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और भी वो किसी से कुछ भी सुने, कोई भी बातें, कोई भी लेक्चर, इसलिए वो चुपचाप आकर उन लोगों को हेलो बोलकर वहाँ से जाने वाला था। मगर मैडम यूँ गुस्से में घूरती है और कहती है, मैनर्स नहीं है तुम्हें, बैठ जाओ यहीं पे। विंग कुछ बिना कुछ बोले हुए वो बैठ चुका होता है वहीं पे। तभी विंग की नज़र उन्हीं में से एक गर्ल पे जाती है और वो शॉकिंगली उस लड़की को देखने लगता है। वहीं वो लड़की जो कि एक टक बस जियांगचंग को देखे जा रही होती है। जियांगचंग भी उसे देख रहा होता है, और दोनों जो कि शाय फील कर रहे थे, बट विंग के मन में यही था, मतलब ये क्या है। जियांगचंग जो कि उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए देख रहा होता है। वही वो लड़की, उसकी भी कंडीशन काफ़ी हद तक वैसे ही थी। वही हम उस लड़के के बगल में देखते हैं जो कि उसके फादर बैठे हुए थे, उसके बाद उसकी मॉम और उसके गगस भी थे। सारी फैमिली जो कि एक साथ बैठी हुई होती है। विंग जो कि बस इन सबको देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है, मतलब क्या है, यहाँ पे चल क्या रहा है, उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तभी
उस लड़के की फैमिली जो कि जियांग फैमिली की तरफ देखते हुए कहती है कि जियांग फेमिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इस पर जियांग फेमिया कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तभी वो पर्सन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे की शादी तो हो ही रही है, इसके साथ साथ मैं अपनी बेटी और तुम्हारे बेटे की भी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद जियांग फेमिया जो कि उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बेटा, बड़ा या फिर यानी कि विंग या फिर जंगचक। वो विंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो पर्सन झट से कहता है नहीं नहीं, वो नहीं, वो उस लायक नहीं है कि मैं अपनी बेटी के हाथ उसे दे सकूं। मैं तुम्हारे छोटे बेटे की बात कर रहा हूँ। मुझे वो उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे लगता है फ्यूचर में वो बहुत ही अच्छा काम यानी कि बहुत ही कामयाब पर्सन बनने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसा ही पर्सन से शादी करे जो कि यानी कि जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे छोटे बेटी जियांग चैन से करा दूँ। जियांग फेमिया जो कि विंग की तरफ देखकर गहरी सी सांस लेते हैं। उन्हें यही उम्मीद थी कि वो लोग ऐसा ही कुछ बोलेंगे, इसलिए वो उस तरफ से मुँह घुमाकर उस पर्सन की तरफ देखते हैं और अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल लाते हुए शोर कर देते हैं। वहीं यहाँ पे भी मैरिज भी तय हो चुकी होती है। विंग, उसे इस लड़के में कोई दिलचस्पी था बिल्कुल भी नहीं। उसको तो अपने पर्सन के पास जाना था जिसका कोई पता नहीं उसे चल रहा होता है। वो जो कि इन सब में उतना खास ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो तो अपने ही ख्याल में गुम था। उस फैमिली के देखते हैं जो कि जियांग चंग से बात करने लगे होते हैं कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। जियांग चंग भी उनसे बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा होता है। वो लोग जियांग चंग को बात करते हुए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। जियांग चंग जो सारी बातें बता रहा होता है वो सारी बातें विंग भी सुन रहा था और वो एक शाई करता है ये सारी बातें सुनते हुए और जियांग चंग की तरफ देखता है। फिर उधर से अपना फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि उसे सच में बहुत बड़ा धोखा मिला था अपनी ही फैमिली से, लेकिन वो उनसे क्या ही बोले, इसलिए अपना फेस घुमा चुका होता है। बीइंग जो कि जियांग चंग से इतना रूखा रूखा क्यों हो चुका है, हम फ्लैशबैक में जान लेते हैं इसका रीज़न। बीइंग को जब नया था वो कोई और नहीं बल्कि निमिंग जी का था। निमिंग जी ने जियांग चंग को कॉल यानी कि बीइंग को कॉल कर कर बता दिया था कि आखिर उसके साथ जियांग चंग ने क्या किया था। विंग जो कि जाने वाला था कंपटीशन के लिए 2 दिन पहले, उससे पहले वो जियांग चंग के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहा होता है जो कि बिजनेस में यूज़ होने वाला प्रोजेक्ट था। विंग और जियांग चंग दोनों ही उसमें पार्टनर थे और दोनों ने प्रोजेक्ट मिलकर बनाया था। हालांकि इसमें हद से ज़्यादा काम विंग ने किया था। जियांग चंग जो थोड़ा बहुत ही करता है, लेकिन विंग बहुत खुश था कि वो अपने भाई के साथ प्रोजेक्ट बना रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद विंग जो कि चला गया होता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद बीच में बहुत कुछ बदला था। जियांग चंग जब उस प्रोजेक्ट को सबको प्रेजेंट कर रहा होता है तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिया था, यानी कि उसका पूरा क्रेडिट वो अपने नाम पे ले चुका होता है। वो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा यूनिक और इतना ज़्यादा अच्छा था कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा उस प्रोजेक्ट के लिए डिमांडिंग करने लगे हुए होते हैं। वो प्रोजेक्ट जो कि 10 मिलियन के ऊपर का प्रोजेक्ट था। वो जो कि बिजनेसमैन में जो लोग उस प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं सब लोग उस प्रोजेक्ट को अपने अंडर लेना चाहते थे और इसी प्रोजेक्ट की वजह से जियांग चंग बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया था। यहाँ पे आने के बाद जब विंग को ये पता चलता है कि जियांग चंग ने कैसे उस प्रोजेक्ट का सारे क्रेडिट खुद पे ले लिया, विंग को कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसके भाई उसे बता तो सकता था ना, वो उसे धोखा कैसे दे सकता है। बस उसके अंदर यही दुख था कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया। वो अगर चाहता तो विंग को बताकर पूरा क्रेडिट ले सकता था। कोर्स विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसका छोटा भाई है, वो उसे दे सकता था, लेकिन ये धोखेबाजी थी और धोखे में और मांगने में फ़र्क होता है। यही बात था कि विंग वांग जी से यानी कि जियांग चंग से थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रह रहा था। अभी प्रेजेंट में जो फैमिली यहाँ पे बैठे जियांग चंग की तारीफ कर रही होती है, इस फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। ये फैमिली जो कि जिन फैमिली है, जिन फैमिली पूरी अपने परिवार के साथ यहाँ आई हुई होती है और वो अभी बातें कर रहे होते हैं। जिन फैमिली का ही बेटा जिन जिशवान, जिसकी मैरिज यानी के साथ फिक्स होती है। याली तो बहुत समय से जिन जिशवान से प्यार करती थी, लेकिन वो लोग उसे छोटा मानकर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जिन फैमिली जिनका यानी कि बिजनेस नंबर 1 पे रन करता है और जियांग फैमिया जिनका 6 या 8 पे है, इसी वजह से वो लोग जियांग फैमिया के फैमिली से कांटेक्ट यानी कि उनसे अपना रिश्ता नहीं जोड़ रहे थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से जिन फैमिली ने जियांग फैमिली के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया था और यही रीज़न था कि जिन फैमिली म्यामिया को यानी कि वो लड़की जो कि जिन म्यामिया है उसकी शादी जियांग चंग से फिक्स कर दी थी। बस यही बात था। फ्लैशबैक
यहीं पे एंड सब कुछ हो चुका होता है। अभी ये लोग बातें कर रहे थे लेकिन विंग का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो वो वहाँ से उठता है और चला जाता है। मैडम यू, जैंग फेमियन सब देखते ही रह जाते हैं। वो अपनी मुठियाँ बेच लेते हैं विंग के ऐसे बिहेवियर की वजह से, क्योंकि विंग बीच में ही उठकर चला गया था। मैडम यू जो कि हंसते हुए कुछ बहाना बना देती है। बाकी जियांग चैंग और यानली जो कि विंग को देखकर थोड़ा सा नाराज़ हो चुके थे, क्योंकि कितने भी बोला तो वो उसके ससुराल वाले थे, उसके सामने ऐसे बिहेव करना तो वो विंग से और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। जियांग चैंग जो कि पहले से ही विंग से चिढ़ा पड़ा रहता था और उसने इसी जलन की वजह से ये सब किया था, अभी वो और भी ज़्यादा विंग से चिढ़ जाता है। लेकिन विंग को किसी से कोई परवाह थी बिल्कुल भी नहीं, वो जो कि जा चुका होता है। अब हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। यूनिवर्सिटी में न्यू हुसैन जो कि बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पे शुयांग और शुफई भी आ जाते हैं। शाओशिनचैन भी उन लोगों के साथ ही बैठा हुआ होता है। शुयांग शाओशिनचैन को बस एक टक देखे जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या हम दोनों कभी एक होंगे? मैं इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, नहीं मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या मैं इसे कन्फेस करूँ? वो जो कि यही सोच में डूबा हुआ होता है। वही हम शुफई को देखते हैं। शुफई जो कि एक टक न्यू हुसैन को देखे जा रहता है। वो जब से न्यू हुसैन से टकराया है उसका दिल धड़का है। वो न्यू हुसैन के बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार न्यू हुसैन का चेहरा आ रहा है, वो उसे भुला ही नहीं पा रहा होता है। वो चुपके चुपके से न्यू हुसैन को देख रहा होता है, लेकिन न्यू हुसैन का शुफई पे कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वो शुफई से थोड़ा नाराज़ चल रहा होता है, जिसके कारण वो अपना फेस दूसरी तरफ किए बस किसी ख्याल में डूबा हुआ होता है। सब अपने अपने ही ख्याल में डूबे होते हैं। तभी वहाँ पे विंग की एंट्री होती है। वो लोग विंग को देखते हैं। विंग जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था, उसके आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो रखे होते हैं, उसका बाल पूरी मेशी कंडीशन में था, उसके कपड़े भी अच्छे खासे नहीं थे, यानी कि थोड़े इधर उधर हो चुके थे। वो जो कि हमेशा परफेक्ट बन के आता था, आज उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी। न्यूज़ है जो कि विंग को देखता कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे कैसे? मगर तुम्हें क्या हुआ? विंग जो कि न्यूज़न की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। वो न्यूज़न को पकड़ते हुए कहता है, न्यूज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा, वांग जी मेरे को कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? मुझे मुझे उससे बातें करनी है, लेकिन मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। शुयांग प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मुझे बता दो कि आखिर वो कहाँ है, वो मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रहा है? विंग जो कि काफ़ी टूटा हुआ था, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। उसे वांग जी चाहिए था, लेकिन वांग जी अभी उसके पास नहीं था। विंग काफ़ी हद तक टूटा था। विंग को ऐसे देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, ना शुयांग को, ना शाओशिनचैन को, ना न्यूज़न को, और ना शुफई को। शुफई को भी कहीं ना कहीं विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो अपने मन में ही गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसी के कारण शुयांग जो कि विंग को नहीं बता रहा है कि आखिर वांग जी किस कंडीशन में है। वो जो कि अपनी आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है, लेकिन वो वहाँ पे चुप ही रहता है। कुछ ही देर में क्लास में जाने का टाइम भी हो चुका था। विंग अनमने मन से अपनी क्लास में जाकर बैठा होता है, लेकिन उसका कोई ध्यान अपने क्लास में नहीं था। उसके दोस्त जो कि बार बार विंग को देखे जा रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट कर हम कैंटीन एरिया का देखते हैं, जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। शुफई और शुयांग भी उन लोगों के साथ ही आकर बैठ जाते हैं। शुयांग जो कि वांग जी शाओशिनचैन को देख रहा होता है, और वो कुछ कुछ चीज़ें शाओशिनचैन को दे रहा होता है खाने के लिए। वही विंग जो कि अपना फेस बस नीचे करके बैठा होता है, ना वो कुछ खा रहा था ना किसी को देख रहा होता है। शुफई जो कि न्यू हुसैन को देख रहा होता है। न्यू हुसैन जो कि अपना खा रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू हुसैन भी शुफई को देख रहा होता है, क्योंकि उसके दिल में शुफई के लिए फीलिंग है, इसी वजह से वो शुफई को देख रहा होता है। शुफई जो कि ये सब नोटिस करता है, कहीं ना कहीं उसके कान लाल हो जाते हैं जब वो देखता है कि न्यू हुसैन उसे चोरी चोरी देख रहा है। उसका दिल जो कि फिर से तेजी से धड़कने लगा था। वो मन में कहता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं इसे पसंद करता हूँ? फिर वो क्या था, वो विंग की तरफ देखता है, लेकिन उसे विंग के चेहरे को देखकर उसे लगता है कि उसे शायद वांग जी के बारे में उसे बता देना चाहिए। शायद विंग उसका प्यार नहीं, बस उसका क्रश था, जो कि पसंद आ जाता है अच्छे बिहेवियर की वजह से। वो जो कि समझ चुका था कि उसे अब क्या करना है। वो गहरी सी सांस लेता है, उसके बाद वो अपने भाई यानी शुयांग की तरफ देखता है। वो सोचता है कि बाद में वो शुयांग से कहेगा कि वो बता दे सबको कि आखिर क्या कंडीशन है वांग जी की, और विंग उसकी हेल्प करे। शाओशिनचैन यानी कि शुफई और फाइनली वो समझ चुका था कि उसे अब क्या करना था। यहाँ पे इन लोगों का कैंटीन एरिया में जो कि हो चुका होता है खाना, अब वो लोग फिर से अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं। सब लोग पूरा एकदम शांति से सब कुछ चल रहा होता है।
यहाँ से सीन कट कर हम वांग जी का सीन देखते हैं, जो कि अपने रूम में पड़ा हुआ था। तभी उसका गेट फिर से नॉक होता है। वो जब दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पे उसके गगा खड़े हुए होते हैं, जो कि वांग जी की ऐसी कंडीशन को देखकर बहुत ही बुरा फील कर रहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है शायद वांग जी की अगर मैरिज हो जाएगी तो वांग जी खुश रहेगा, इसलिए वो वांग जी को स्माइल करते हुए बोलते हैं कि चलो वांग जी, ली रेन और उनकी फैमिली आई हुई है, वो तुमसे मिलना चाहती है, चलो नीचे चलो। और वो लोग शादी की कुछ शॉपिंग भी करना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें भी लेने के लिए आए हुए हैं। वांग जी जो कि एकदम खाली निगाहों से अपनी गगा की तरफ देख रहे हैं। क्या सच में ये उसके गगा हैं? क्या वो नहीं समझ पा रहे कि वांग जी कितनी तकलीफ़ में है? वांग जी ऐसे अपने गगा की तरफ देख रहा होता है। न्यूज़ है ए शाओ लेंसी चैन, जो कि वांग जी के इस निगाहों को इग्नोर करते हैं और वो वांग जी को बस कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे लेंसी चैन भी अपने मॉम एंड डैड के बहकावे में आ चुके थे। वो जो कि लेंसी चैन को अच्छे से पट्टी पढ़ा चुके थे कि वांग जी बस जाना चाहता है इस घर से, इसलिए वो उदास है और तुम फिक्र मत करो, उसकी अगर उससे प्यार से शादी हो जाएगी तो तुम्हें क्या लगता है वो खुश नहीं होगा। लेंसी चैन जो कि थोड़े से भोले भाले टाइप के पर्सन है, सो वो मान यानी कि उसी बात में हम ही भर चुके हुए होते हैं। वही हम बात करें उसकी ग्रैंडपा की, तो वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि इसे रोक सकें, लेकिन उसके बेटे लेंचिरेन जो कि उस अपने फादर को ही बोल पड़ते हैं कि वो मेरा बेटा है, उसके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा ये सारा फैसला मैं लूँगा, तो प्लीज़ आप बीच में मत बोलिए। यह सुनने के बाद तो ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। क्या सच में उनकी कोई वैल्यू नहीं है उनके बेटे के सामने, जो वो बोल रहा है ऐसे कि उनकी डिसीजन की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, वो बस सारे नौटंकियों को देख रहे होते हैं। वांग जी काफ़ी देर के बाद भी नीचे नहीं आता है। तब लास्ट में मैडम लैन ऊपर आती है और वांग जी को बहुत ही गुस्से में घूरते हुए कहती है, लैन वांग जी, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ पे हमारी इंसल्ट करवाना चाहते हो? चुपचाप रेडी हो जाओ और नीचे चलो, समझ में आया? तुम्हारी जैसी। और वो गहरी सी सांस लेते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे को तो कोई एक्सेप्ट भी ना करे, लेकिन शुक्र मना कि वो मान चुका है। तुम समझते क्या खुद को? चुपचाप रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। मैं बिल्कुल भी दोबारा ना आऊँ, ये इस बात का ख्याल रखना कि मुझे दोबारा तुम्हें ये याद कराने के लिए ना आना पड़े। ये सुनने के बाद वांग जी जो कि बस अपने मोम की तरफ देखता रहता है। लेनी जो कि गेट पीट कर वहाँ से जा चुकी होती है। वांग जी के आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे होते हैं और वो वहीं पे धड़ाम से बैठ जाता है ज़मीन पे और अपने मुंह पे हाथ रखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है, गगा आप कहाँ हो? प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं सच में ही इस जगह पे नहीं रह सकता। प्लीज़ गगा, अगर कोई और आपके अलावा मेरे ज़िंदगी में जुड़ने की कोशिश करेगा तो मैं मार लूँगा, मैं खुद को मार लूँगा गगा, वरना आप आ जाओ गगा, प्लीज़ आप आ जाओ, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, प्लीज़ गगा। और वो जो कि ऐसे कहता है वह फूट फूट कर रोने लगा हुआ होता है, लेकिन उसके आंसू को देखने वाला वहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं था। वांग जी को ना चाहते हुए भी तैयार होकर नीचे आना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल एक बेजान मूर्ति की तरह वो नीचे आ चुका होता है। सब लोग उसे देखते हैं और उसके बाद वो लोग जो कि शॉपिंग के लिए निकल चुके होते हैं। वांग जी जो कि ट्राई करता है कि काश वो यहाँ पे से भाग सके, लेकिन उसके डैड 24 घंटे उसी के ऊपर नज़र गड़ा के रखे होते हैं कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता है और वो लोग ऐसा ही अपना शॉपिंग कर लेते हैं। वांग जी जो कि बस देख रहा होता है, उसे कोई भी कुछ दिखाता कि ये अच्छा है तो वो बस इतना ही कह देता, क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसे करना भी नहीं था। वो बस फोर्सफुली वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। ऐसा ही उनकी शॉपिंग भी हो चुकी होती है। बाकी सब तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ना खुश था वो सिर्फ वांग जी था। वांग जी को ऐसे देख देख कर कहीं ना कहीं ग्रैंडपा भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे अपने इस बच्चे का बचाएं इन बेदर्दी इंसान लोगों से। वो क्या करें, वो ओल्ड हो चुके हैं, ऊपर से वो कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर वांग जी को कैसे बचाएं। आज का दिन भी इन लोगों का ऐसा ही बीत चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से हो चुकी है। अब लगभग 6 दिन बीत चुके हुए होते हैं। अब बस एक दिन और बाकी था वांग जी के शादी को, और भी जो कि अभी अपने यूनिवर्सिटी में वहीं एक गार्डन में पड़ा हुआ होता है बेंच पे। उसकी बॉडी से ऐसा लग रहा था जैसे सोल निकला हुआ है। वो बस एक टक आसमान की तरफ देखे जा रहा होता है। आज आसमान में भी काफ़ी हद तक बादल घिरे हुए होते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा लग रहा होता है। बारिश होने का संभावना काफ़ी हद तक था। भी बस एक टक ऊपर देखे जा रहे हैं। अभी उसकी ज़िंदगी में ऐसा ही बादल घिरे हुए हैं और कहीं से भी रोशनी नहीं दिख रहा है। वो बस देखे जा रहा होता है कि आज
वो क्या करे इन बादलों से, कैसे खुद को निकाले वांग जी, वो कहाँ है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है विंग। क्योंकि यही सब सोच रहा होता है, उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरे जा रहे होते हैं। वहीं दूर से 4 लोग ये सब देख रहे होते हैं, जिनमें कोई और नहीं विंग के बेस्ट फ्रेंड और शुयांग और शुफई थे। ये चारों के चारों विंग की ऐसी हालत को देख रहे होते हैं। शुफई जो कि अपनी आंखें जोर से टाइटली बंद करते हुए कहता है, गगा मुझे लगता है कि हमें सीनियर को बता देना चाहिए था, कि आखिर आखिर वांग जी कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। शुयांग जो कि शुफई की तरफ देखता है, शुफई जिसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहता था, उसके अंदर डोमिनेट दिख रहा होता है कि वो विंग को बताना चाहते हैं कि वांग जी कहाँ है। और वो अपने भाई की तरफ यानी शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, गगा बस बहुत हो गया, मैं नहीं चाहता कि सीनियर वे वांग जी से दूर रहें। प्लीज़ गगा हमें बता यानी कि सीनियर वे को बता दीजिए कि आखिर वांग जी के साथ क्या हो रहा है और वो वांग जी को बचा सकते हैं। प्लीज़ गगा बता दीजिए। शुयांग जो कि अपने भाई की तरफ देखता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती है, फाइनली तुम समझ गए कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। इस पे शुफे जो कि हमें सर हिलाता है, वो लोग समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। शाओशिनचैन और नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये दोनों भाई आपस में कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सुन रहे होते हैं। तभी शुफे कहता है कि चलिए हमें सीनियर भी को जल्द से जल्द बताना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कल भर का यानी कि आज भर का ही टाइम है, कल फाइन ये होने वाला है। शुयांग कहता है, हाँ चलो चलो जल्दी। सबके सब जो कि विंग के पास पहुंच जाते हैं। विंग जो कि अभी भी उसका ध्यान किसी पे भी नहीं था, क्योंकि वो किसी और ही दुनिया में खोया होता है। तभी हम नी हुसैन को देखते हैं जो कि विंग के कंधे पे हाथ रखता है। विंग फिर भी नहीं कुछ भी बोलता, वो बस एकटक आसमान की तरफ देखे जा रहा होता है। विंग की ऐसी हालत को देखकर सबके आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। वो लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे होते हैं विंग के लिए। शुयांग वो कहता है, सीनियर वे मेरी बात सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। लेकिन विंग अभी भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी शुफे कहता है कि आपको नहीं जानना कि वांग जी कहाँ है। विंग झट से उसकी तरफ देखने लगता, कहता है, क्या कहा तुमने, वांग जी कहाँ है, प्लीज़ मुझे बता दो वांग जी कहाँ है। मैं और ज़्यादा उससे दूर नहीं रह सकता, प्लीज़। और विंग जो कि यहाँ पे रोने लगा था, वो प्लीड करने लगा हुआ होता है। वो इंसान जिसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, कभी भी वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देता था, आज वो इतनी बुरी तरह से रो रहा होता है। उसको ऐसे देखकर सच में सब लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है। शुफई जिसके आंखों में आंसू आ चुके थे, वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वांग जी कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। सीनियर वे सिर्फ आप ही हो जो उसे बचा सकते हो, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। वो एक मुर्दे लाश की तरह है और उसके अंदर जान सिर्फ आप ही डाल सकते हो। विंग समझ नहीं पाता कि शुफई क्या कहना चाहता है। वो शुफई की तरफ देखने लगता है। तभी शुफई कहता है कि वांग जी की शादी हो रही है। या सुनने के बाद ही विंग झटके से खड़ा हो जाता है। क्या कहा तुमने, वांग जी की शादी? इस पे शुफई कहता है, हाँ वांग जी की शादी हो रही है और वो भी उसके साथ फोर्सफुली उसकी शादी कराई जा रही है। प्लीज़ सीनियर वे आप उसे बचा लीजिए। वो बिल्कुल एक मूर्ति की तरह है और उसमें आप ही जान डाल सकते हो। आपको उसकी ज़रूरत है और उसे आपकी, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। वो लोग उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो लड़का जिससे उसकी मैरिज हो रही है वो बहुत बुरा है। उसने पहले भी वांग जी के साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद वो डॉट करके सब कुछ बता देता है। यह सब जानने के बाद तो वहाँ पे सब लोग शॉक होते हैं। शुयांग भी कहता है क्या कह रहे मतलब कर रहे हो तुम? इस पर शुफई कहता है, हाँ मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इंसान वांग जी की लाइफ फिर से तबाह ना कर सके। प्लीज़ सीनियर वे आप वांग जी को बचा लीजिए। मुझे पता है कि आप ही हो जो कि के लिए परफेक्ट हो। प्लीज़ सीनियर वे वांग जी को बचा लीजिए। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और वो इंसान पता नहीं वांग जी से क्या चाहता है, जो कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा आया है। वी की मुठ्ठियाँ बीत चुकी होती है। कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, वांग जी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। और वो जो कि कहता है, ठीक है आज भर का टाइम है ना, हो गया, अब बस बहुत हो गया। मैं और वांग जी वहाँ चले जाएंगे जहाँ इन लोगों की छाया भी हम पर ना पड़ सके। और वो शुफे की तरफ देखने लगता, कहते हैं और शुयांग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी, प्लीज़। इस पर वो दोनों कहते हैं, यस सीनियर पे हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो लोग जो कि कुछ प्लानिंग करते हैं जिसमें पाँचों के पाँचों हम ही भरते हैं। अब हम यहाँ से सीन कर सीधे आधी रात का सीन देखते हैं। लैंड मेंशन में आधी रात को कुछ हलचल हो रहा होता है। हम लैंड मेंशन के नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पे
वो 3-4 लोग जो कि चुपके से आ रहे होते हैं, वो जो कि गार्ड से चुपके से आ रहे होते हैं बैक एरिया में। वो लोग आ चुके थे, लेकिन वो लोग जब ऊपर देखते हैं तो वो काफ़ी ऊंचा था। अब ऊपर जाना था उन लोगों को। वो लोग जो कि बहुत ट्राई करते हैं कि ऊपर जाने के लिए कुछ तो कुछ उपाय कर लें, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ऊपर कैसे जाए। तभी हम देखते हैं एक शख्स को जो कि ऊपर से एक कपड़े का पूरा रस्सी की तरह बनाकर फेंकता है। तभी उसके सहारे एक शख्स चढ़ता हुआ ऊपर जा चुका था, और 2 पर्सन जो कि नीचे ही खड़े होकर सब पे ध्यान रख रहे होते हैं कि कोई इधर ना आ सके। वहीं उसको चुपके से ऊपर ले आया जाता है। वो जिस रूम में आया था वो कोई और नहीं बल्कि शुयांग का रूम था। शुफई भी उसी रूम में खड़ा होता है, और चढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग जो कि कहते हैं वांगजी का रूम कौन सा है? इस पे कहते हैं हाँ 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 मैं लेकर चलता हूँ। वांगजी को उसके रूम में बंद करके रखा गया है। पहले मुझे ये सब चीज़ देखना होगा, ओके बाद मैं आपको बताता हूँ सीनियर। जब तक आप इसी रूम में रहिए। इस पर विंग कहते हैं हाँ ठीक है। विंग जो कि शुयांग के रूम में खड़ा हुआ होता है। शुयांग जो कि चुपके से अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर एकदम मुंडी खाली निकालकर इधर उधर झांकने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तो वो आराम से अपने रूम से बाहर निकलते एकदम स्लोली चलने लगा था, लेकिन उसकी एक लापरवाही की वजह से साइड का एक फ्लावर पॉट गिर जाता है और ज़ोर से आवाज़ हो जाती है। इधर अंदर रूम में शुफई और वी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि अब तो पकड़े गए। वही शुयांग जो कि झटक से नीचे बैठ जाता है पिलर के पीछे, ताकि उसे कोई देख ना सके। वहीं वहाँ पे कोई खड़ा होता है, और यानी कि वहाँ से कोई जा रहा होता है। तभी वो बोलने लगता है, वो कोई और नहीं बल्कि मैडम लैन थी, जो कि पानी उनी के लिए आई हुई होती है किचन एरिया में। और उन्होंने ये वॉइस सुन ली थी। वो बोलने लगती है कि कौन है ऊपर। तभी एक आवाज़ आती है, म्याऊ। वो कहती हाँ बिल्ली, लैंड मेंशन में बिल्ली कौन लेकर आया? वो जो कि इधर उधर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई बिल्ली उल्ली नहीं दिखाई देती है। वो फिर इसी बात को इग्नोर करती है कि कोई बिल्ली होगा, इसलिए वो छोड़कर चला जाती है। इधर शुयांग जो कि अपने दिल पर हाथ रख के बैठा हुआ था। बाप रे, वो तो बाल बच गए इस चूड़े। अगर ये खरूस आंटी उसे देख लेती तो पता नहीं वो सीधे कब्रिस्तान में न मिलता। वो जो कि फिर से झांकी पार कर देखते हैं तो मेडल जा चुके होती है। वही शुयांग अब रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो खड़ा हो ना होकर बल्कि बिल्ली की तरह ही अपने घुटनों के बल चलते चलते वांगजी के गेट के पास पहुंच चुका होता है। और वो झांकी मारने की ट्राई कर रहा था कि अंदर कुछ तो दिख जा भाई, कुछ तो दिख जा। मगर कहीं से भी कोई होल तो था नहीं कि अंदर का सीन देखें। वो जो कि देखता है कि कहीं खिड़की में यानी कि गेट में छेद वोद तो नहीं है अंदर देखने के लिए, लेकिन वो भी नहीं था। हाँ बेचारा अफसोस करता है। फिर वो खिड़की उड़की ढूंढने लगता है। एक साइड में ही खिड़की था, वो वहाँ पे चुपके चुपके जाता है और फिर धीरे से खिड़की खोलकर देखने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या है भाई, खिड़की भी लॉक है। वांगजी के बच्चे, तुझे खिड़की लॉक करने को किसने बोला? वो जो कि वांगजी को ही कोस रहा होता है। शोया जो कि इधर उधर खूब झांकी मार रहा होता है कि काश काश उसे वांगजी दिख जाए, मगर वांगजी उसे दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि खिड़की के अंदर थोड़ा सा भी स्पेस था ही नहीं। वो लास्ट में गेट को नॉक करता है, लेकिन गेट कोई खुल ही नहीं रहा होता है। वांगजी तो अंदर सोया हुआ होता है, क्योंकि वो रोते रोते इतना थक गया था कि वो कब उसकी नींद की गहराई में डूब गया उसे पता ही नहीं चला। और शोया ऐसे गेट ठोक रहा होता है जैसे कि कोई कील ठोक रहा हो, एकदम स्लोली तो पता ही नहीं चल रहा होता है वांगजी को। और शुयांग लगातार गेट को ठोके जा रहा होता है, मगर कोई साउंड न मिलने की वजह से वो जो कि फिर से नीचे बैठ जाता है। अब बिल्ली की तरह गुरुकते पहुंच चुका था अपने रूम के पास, और अपने रूम को भी वैसे ही ढक करता है, लेकिन अंदर से लॉक होने की वजह से उसका रूम भी नहीं खोलता। इधर शुयांग अपना बाल पकड़ के घिसते हुए कहता है, अरे यार इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। उधर वांगजी तो वो घोड़े हाथी बेच के सोया हुआ का पता नहीं क्या कर रहा है कि वो गेट नहीं खोल रहा है, और ये लोग भी सो गए क्या? वो जो कि जोर से धप से मारता है दरवाजा पे, जिसके कारण फिर से जोरदार साउंड होती है। इधर शुयांग अपना मुंह पकड़ के नीचे बैठते हुए कहता है, अरे यार ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता रहता है, गेट खोल ले यार, गेट खोल ले। तभी अंदर से गेट झटक से खुल जाता है और शुयांग का कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया जाता है, जो कि कोई और नहीं शुफई था। वो सीधे शुयांग का कॉलर पकड़कर खींच लिया था, क्योंकि शुयांग नीचे जो बैठा होता है वो सीधे शुरू से अंदर घुस जाता है और झट से दरवाजा बंद कर देता है। वहीं शुयांग तो उल्लू की तरह बस दोनों को देखते रह जाता है, यार मुझे ऐसे खींचा क्यों, जैसे कि मैं कोई कचरा का ढेर हूँ। शुयांग की नज़रों में ये सारी बातें थी। वो लोग जो कि इसे इग्नोर मारते हैं, कहते हैं क्या हुआ वांगजी उठा। इस पर शुयांग कहता है नहीं वो तो उठ ही नहीं रहा, वो तो ऐसे सोया हुआ है, पता नहीं क्या करके सोया हुआ है, वो उठ ही नहीं रहा होता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तभी वो लोग बालकनी में आते हैं और बालकनी से झाँक कर देखते हैं तो हाँ बालकनी थोड़ा सटे थी तो जा सकते थे, लेकिन रास्ता बहुत पतला था, गिरने का चांस काफ़ी हद तक था। वी जो कि ये रिस्क लेने को रेडी था, वो कहता है ठीक है मैं जाऊँगा।
शुयांग कहता है सीनियर वे, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप यहाँ से नीचे गिर सकते हो और कुछ भी हो सकता है। विंग कहता है कोई बात नहीं है, मैं इतना तो रिस्क ले ही सकता हूँ अपने प्यार के लिए। और वो जो कि बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस रेलिंग पे चढ़ चुका होता है शुयांग, जो कि प्रे कर रहा होता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। धीरे धीरे विंग जो कि वांग जी के खिड़की तक पहुंच चुका होता है। वही हम अंदर का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि सोया नहीं था, वो अभी तक जगा ही हुआ था। उसे शुयांग की गेट पीटने की आवाज़ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि शुयांग एकदम धीरे धीरे टक टक कर रहा होता है, जिसके कारण वांग जी तक ये आवाज़ नहीं पहुंची थी। इसलिए वांग जी नहीं समझ पाया कि कौन उसके गेट के सामने कोई आया भी है या फिर नहीं। अभी खिड़की के टक टक की आवाज़ की वजह से वांग जी झट से उठकर बेड पे बैठ जाता है और वो देखने लगता है खिड़की की तरफ कि कहीं कुछ यानी कि कौन आया होगा वो समझ नहीं पाता है। वो थोड़ा सा डर भी जाता है कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है। फिर खिड़की की आवाज़ जो कि थोड़ा तेज हो जाती है। इधर वांग जी डरते डरते खिड़की के पास पहुंचता है और कहता है कौन है। तभी उधर से आवाज़ आती है वांग जी दरवाजा, वांग जी खिड़की खोलो। विंग की वॉइस काफ़ी स्लो थी, लेकिन वांग जी के कान में जाने के लिए काफ़ी थी। वो जैसे ही इस वॉइस को सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉकिंगली खिड़की की तरफ देखने लगता है। एक पल के लिए तो वो फ्रीज ही हो चुका था, क्या सच में ये वही है जो वो सोच रहा है, लेकिन वो यहाँ कैसे। वो यही सोच में पड़ा होता है, लेकिन फिर से खिड़की को ठोकने की आवाज़ आती है। वांग जी जो कि झट से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है खिड़की पे विंग खड़ा हुआ होता है। विंग को देखते ही वांग जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो झट से विंग को हग करना चाहता था, लेकिन विंग कहता है रुक जाओ, पहले मुझे अंदर तो आने दो, वरना मैं यहाँ से गिरा और मेरे 4 टुकड़े हो जाएंगे। वांग जी ये सुनते ही विंग को जल्दी से उसके बाजू से पकड़ लेता है और कहता है आज सीनियर भाई आप यहाँ जल्दी अंदर आइए। आप वो जो कि विंग को अंदर भेज चुका होता है। अंदर आने के बाद विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। कितने दिन हो गए उन्हें एक दूसरे को देखे हुए, एक दूसरे से के वॉइस सुने हुए। वांग जी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो चुका होता है। वो बहुत ही टाइटली विंग को हक कर देता है और फूट फूट कर रोने लगा था कि इतने दिनों में उसके साथ क्या कुछ नहीं गुजरा। वो जो कि बताने लगता है कि कैसे उसे फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए। वो नहीं करना चाहता था। उसने विंग का बहुत ज़्यादा इंतजार किया, उससे फ़ोन भी छीन लिया गया ताकि वो विंग से बात ना कर सके, और उसे रूम में लॉक कर दिया गया ताकि वो बाहर भी न जा सके। वो लोग बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। गगा आप मुझे यहाँ से लेकर चलो, आप अगर नहीं आते तो मैं वो बस इतना ही बोलता है, लेकिन भी उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होला, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, हमें एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस किया बॉबे, आई एम सॉरी कि मैं इतने दिन तक से दूर रहा और तुम्हें जल्दी ही तलाश नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। विंग कहता है वांग जी कहता है नहीं नहीं गगा आप बुरे नहीं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इन लोगों की शक्ल नहीं देखना, प्लीज़ गगा मुझे यहाँ से ले चलो कहीं दूर ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ आप और मैं हूँ और कोई भी नहीं हमें पहचानने वाला हूँ, प्लीज़ गगा मुझे यहाँ से ले चलो। विंग जो कि अपना सिर हमें हिलाते हुए कहता है हाँ हम दोनों ऐसी जगह जाएंगे जहाँ ये लोग हम तक कभी भी ना पहुंच पाए। और वो जो कि बहुत टाइटली वांग जी को और हक कर लेता है। वो वांग जी के वार्मथ को फील कर रहा होता है, जो कि अब तक उसे नहीं मिला था। अब जाकर उसे सुकून मिल रहा होता है। वांग जी के बाहों में आकर दोनों ही एक दूसरे के बाहों में बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहे होते हैं भी। और वांग जी काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसा ही हक कर रखे रहते हैं। तभी उन्हें किसी की वॉइस आती है, सीनियर वे सीनियर वे सीनियर वे जल्दी करिए वरना कोई उड़ जाएगा। वो जो कि शोफाई था, जो कि वो उसी बालकनी से धीरे धीरे से आवाज़ दे रहा होता है ताकि वो लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकल सके। तभी विंग जो कि उसे याद आता है कि यार वो किस लिए आया था, वो वांग जी को दूर करता है। वांग जी जो कि कन्फ्यूज़ कि उन्होंने मुझे दूर क्यों किया। तभी कहते हैं बॉबे हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, जल्दी हमारे साथ चलो। विंग की बात सुनकर वांग जी जो कि खुश हो जाता है कि सच में आप मुझे लेने आए हो, हम यहाँ से चलेंगे ना। इसमें विंग कहते हैं हाँ हम यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। विंग जो कि वांग जी फॉरेस्ट पे किस करता है, उसे फिर से बहुत टाइटली हक करता है चलो यहाँ से चलो, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और किसी ने देख लिया तो। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है कौन लोग। इस पर विंग कहता है चलो मैं दिखाता हूँ। और वो जो कि वांग जी को लेकर बालकनी में आता है। तभी वांग जी देखता है नीचे 2 लोग खड़े थे, जिसमें शाओशन चैन और नी हुसैन थे, विंग के बेस्ट फ्रेंड। और साइड में शूफई और शुयांग थे, जो कि वांग जी के कजिन ब्रदर थे। शूफई कहता है हेलो ब्रदर चलो जल्दी करो, वरना कहीं कोई उठ ना जाए और हम सब पकड़ने न जाए, तुम्हें जल्दी से जल्दी सीनियर वे के साथ यहाँ से निकलना होगा।
इन दोनों को देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलता है। कहते हैं ठीक है थैंक यू बाद में बोलना, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से जल्दी निकलो, वरना अगर किसी ने देख लिया तो सच में परेशानी खड़ी हो जाएगी। विंग भी कहता है हाँ हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उन्हें बालकनी पार कर शुयांग के रूम तक जाना था, क्योंकि वहीं से नीचे जाने का रास्ता था। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग कैसे जाए। इस पर शुयांग कहता है कि नहीं, दोनों आदमी यहाँ से नहीं आ सकते, कहीं थोड़ी सी जो भूल हुई तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं आकर गेट खोलता हूँ, वांग जी गेट खोलना। ठीक है। इस पर वांग जी कहता है हाँ ठीक है। शुयांग जो कि फिर से चोर की तरह नीचे चुपके से गुरुकते हुए आता है और वो गेट को टॉक करता है। वांग जी जो कि बाहर से गेट खोल चुका था, क्योंकि बाहर से भी गेट बंद था, इसलिए वो अंदर से भी बंद करके रखा होता है। वांग जी जो कि अंदर से गेट खोल चुका होता है, बाहर से शुयांग ने खोल दिया था। और वो लोग जो कि चुपके से बाहर निकलते हैं। पहले तो विंग अपना मुंडी बाहर निकाल कर देखते हैं कि कोई है तो नहीं, तभी वांग जी भी अपना मुंडी उसी में घुसेड़ लेता है। विंग कहता है अरे यार मैं देख रहा हूँ ना बबे। इस पर वांग जी कहता है मैं भी तो देख ही रहूँगा, आप मुझे डांट क्यों रहे हो। विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ, तुम यहीं पे रुको ठीक है ना। विंग जो कि फिर से इधर उधर अच्छे से देखता है, कोई नहीं है। वो चुपके से वांग जी का हाथ धीरे से पकड़ता है और उसे बाहर लेके निकलता है। वो बहुत ही स्लोली गेट को नॉक करता है ताकि थोड़ा सा भी साउंड ना निकले। और वो दोनों जो कि धीरे से वांग जी शुयांग के रूम में घुस चुके होते हैं। उस रूम में आने के बाद गहरी सी सांस लेते कि चलो बच गए। वहाँ से निकलते हुए उन्हें किसी ने देखा नहीं। तभी वो वांग जी कहता है कि हम लोग यहाँ से जाने वाले, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स। विंग कहता है तुम पहले याद दिलाना चाहिए ना, अब हमें फिर जाना पड़ेगा। फिर से वो चुपके से वांग जी के रूम में घुसते हैं और वहाँ से वांग जी के जो कि डॉक्यूमेंट्स थे, वांग जी को जो लेना था वो कुछ भी नहीं लेते, कपड़े ऊपर कुछ भी नहीं, वो सारी चीज़ उन लोगों की वहीं पे छोड़ देता है। वो बस वही कपड़े पहनता है जो कि विंग ने उसे दिलाए थे। और विंग कहता है ये सब क्या है। इस पर कहता है मैं उन लोगों का एक चीज़ भी नहीं लेना चाहता, ये मैं इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आपने दिलाए हैं, बाकी मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और उसे फिर से बहुत टाइटली हक करता है, उसके चिक्स पे किस करते हुए कहता है शुक्रिया बाबा कि मेरे साथ चलने के लिए तुम तैयार हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो हमें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी है और तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लिए मैं कुछ भी करूँगा। विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है कि आप मेरे लिए कुछ भी करोगे और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे बस आपकी ज़रूरत है। दोनों ही रोमांटिक हो रहे होते हैं, तभी उन्हें आवाज़ आती है अरे यार रोमांटिक होना बंद करो, जल्दी से बाहर आओ। वो लोग कहते हैं हाँ हम आ रहे हैं, जो कि शुयांग यहाँ पे चिर कर बोला था, क्योंकि ये लोग की तो रोमांस ही कम नहीं हो रही है, यहाँ पे उन लोगों की जान हलक में अटकी पड़ी है। ये दोनों जो कि सुधरने का नाम ही नहीं रहे हैं। वांग जी जो कि उसके कान लाल हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही इसमें डूबिया था। कहता है वो कहता है हाँ ठीक है जल्दी करो। बोलो विंग यानी वांग जी जो कि सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है और वो वहाँ से चला जाता है विंग के साथ। विंग जो कि चुपके से नीचे उतरता है। उसके बाद वांग जी भी नीचे आ रहा होता है। विंग पहले था और उसके बाद वांग जी, ताकि विंग वांग जी को सपोर्ट कर सके। नीचे विंग सबसे पहले उतरता है, उसके बाद वो वांग जी को उतरने के वेट कर रहा होता है। वांग जी थोड़ा ही नीचे आया था कि विंग सीधे उसे अपने गोदी में ही ले लेता है। वांग जी तो देखते ही रह जाता है, छोड़ो ना। उसको कहता है कोई बात नहीं है, आ जाओ, कोई देख ही लेगा तो क्या होगा, वैसे भी सब कपल भरे हैं। और वो जो कि अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखते हैं, वो दोनों कहते हैं क्या मतलब है यार हम दोनों कपल भरे। कहते हैं हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम्हारे दोनों के ऊपर अटके पड़े। और वो दोनों ऊपर देखते हैं और उनके भी कान लाल हो जाते, कहते हैं यार तू भी ना। कहता है चलो भी अब यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो सच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वो लोग जो कि चुपके वहाँ से निकल चुके थे। बाहर आने के बाद शिनचैन और न्यू हुसैन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं अब तुम दोनों क्या करना चाहते हो, आई मीन कहाँ जाओगे। इस पर वो दोनों कहते हैं हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें कोई भी ना ढूंढ पाए। ये बात सुनकर न्यू हुसैन कहता है ब्रो हमारे साथ कांटेक्ट में रहना, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक हमसे बातें करना। इस पर भी कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम ही तो हो की वजह से आज मैं और वांग जी एक साथ हैं। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, स्माइल करते और एक दूसरे का हाथ बहुत टाइटली पकड़ चुके हुए होते हैं। वहाँ पे शुयांग और शुफई भी आ जाते हैं। वांग जी कहता है तुम दोनों नीचे क्यों आए, अगर सच में किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर कहते कोई बात नहीं है, किसी ने हमें नहीं देखा। शुफई जो कि वांग जी को देखते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं पहले तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस होता था। इस पर वांग जी कहता है कोई बात नहीं है, मुझे पता है इसका रीज़न। शुफई कहता है जाओ अब तुम दोनों आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी तुम दोनों जियो। यहाँ पे विंग थोड़ा सा शौक है कि तुम इससे जलन क्यों फील करते थे। इस पर वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, चलो आपको ये जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर वांग जी विंग कन्फ्यूज़ कि मुझे जाने की क्यों ज़रूरत नहीं है, लेकिन
वांग जी उसे कुछ भी नहीं बताता और वो लोग जो कि वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुके हुए होते हैं। इनके दोस्त जो कि उसे वहाँ बैठाकर वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल चुके हुए होते हैं, वही हम देखते हैं। और श्रेयांगो जो कि अपने बेड पे पड़े हुए होते हैं, वो दोनों की फेस पे एक स्माइल थी, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुशी मिल रही हो उन दोनों को एक साथ कर यहाँ से सीन कर अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वेडिंग की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी हुई होती है, सब लोग आकर बस ब्राइड के आने का वेट कर रहे होते हैं, यानी कि वांग जी के आने का वेट कर रहे होते हैं। ली रेन जो कि स्टेज पे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा होता है, मानो कि वो जो चाहता था वो उसे मिलने वाला है। तभी वहाँ पे बताया जाता है कि वो वांग जी को ले आए। मैडम लैन जो कि देखती है तो वांग जी आ ही नहीं रहा है, वो फिर से गुस्सा हो जाती है और वो सॉरी सिचेन की तरफ देखते हुए कहती है, लैन सिचेन जाओ जाकर अपने भाई को लेकर आओ, वो हमेशा हमारी बेइज्जती कराने के ऊपर लगा रहता है, वो उसे नहीं आया जाता है। इस पे लैन सिचेन कहते हैं, मॉम वो ब्राइड है, आपको उसे लाने जाना चाहिए था। इस पे लैनी कहती है, चुप हो जाओ, जाओ जाकर उसे देखो कि वो कहाँ है। लैन सिचेन जो कि वांग जी के रूम में जाता है, लेकिन पूरा रूम खाली। वो लोग जो कि वही लैन सिचेन पूरे रूम में देखता है और वो जब पूरा रूम खाली देखता है तो वो अब समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे। वहीं बाहर जो कि लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था कि वांग जी को लाया जाए, मगर वांग जी का तो कोई अता पता ही नहीं था। लास्ट में लैनी भी गुस्सा में रूम में आ जाती है। वो जब देखती है कि वांग जी यहाँ नहीं है तो वो लैन सिचेन की तरफ देखने लगती है कि वांग जी कहाँ है। लैन सिचेन कहते हैं कि मॉम मुझे नहीं पता कि वांग जी कहाँ है। वहीं देखते ही देखते थोड़ी ही देर में पूरे में हल्ला मच जाता है कि वांग जी शादी से भाग चुका है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं लीलन की फैमिली और कहती हैं कि आखिर आपका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है कि आप लोगों ने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। लैन जो कि समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत गुस्सा हो चुके हुए होते हैं और उन्होंने जो कॉन्टैक्ट दिया था लैन फैमिली को उसे लेने की कोशिश यानी कि बात करने लगते हैं, जिस पे लैनी जो घबरा जाती है। इवन लैन चिड़न भी कहता है कि देखिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वांग जी को ढूंढेंगे और उसकी शादी लेने से ही करवाएंगे। तभी एक ताली की वॉइस आती है और ताली पीटते हुए कोई आगे आता है तो देखते हैं वो लोग उस लड़के की तरफ जो कि कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था। वेंचाओ कहता है, वाओ वाओ अमेजिंग, सो लोग कैसे माँ बाप हो, आप लोगों को पता भी है कि ये शख्स कौन है। वो लोग जो कि लीरेन की तरफ देखते हैं, लीरेन जो कि वेंचाओ की तरफ देखकर थोड़ा गुस्सा हो चुका होता है और कहता है कि अपना मुंह बंद कर लो, तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर वेंचाओ कहता है, ओह लीरेन कम ऑन ब्रो, क्या तुमने नहीं बताया कि आखिर वांग जी और तुम्हारा पास्ट क्या है, इस पे और तुमने वांग जी के साथ क्या किया था। लैनी और लैंचरेन कंफ्यूज कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। तभी वो कहता है, ओह आप लोग तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट निकले, आप लोग इन लोगों की बातों में आ गए क्या, इनोसेंट निकले या फिर डम। इसने आपके बेटे की ऐसी कंडीशन की थी, आप लोग उसी से अपने बेटे की शादी कर रहे हो, व्हाट अ जोक। और वांग जी वेंचा जो कि ऐसा कहता हुआ उन लोगों पे टोंट कस रहा होता है। चीज़ें जो कि वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं, वेंचाओ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे वेंचाओ कहता है कि ओह तुम्हें नहीं पता, क्या बात है, और तुम लोग इसे अपने भाई की मैरिज करा रहे हो, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारा भाई इसके साथ खुश भी है या फिर नहीं। और वो जो कि फ्लैशबैक बताना शुरू कर देता है और ये फ्लैशबैक हम कल की पार्ट में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगी। सो कल के फ्लैशबैक में जानेंगे कि वांग जी और लीरेन का पास्ट क्या था, आखिर क्यों वांग जी लीरेन को देखकर पैनिक करता था और घबराता था। के पार्ट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय स्वीट हार्ट्स, मिलते हैं कल।